रात के तकरीबन 11 से 12 बजे का समय था और एक बंद कमरे से लगातार अजीबोगरीब तरह की आवाज निकल रही थी। चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। उस घर में रहने वाले जितने भी लोग थे, वह नींद में बुरी तरीके से डूबे हुए थे। उन्हें अपने आप पर कोई होश नहीं था और उस कमरे में लगातार यह अजीबोगरीब तरह की आवाजें रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कमरे के अंदर एक 37 से 38 साल की महिला होती है, जिसका नाम सालू होता है। वो बार बार कह रही थी कि आज की रात मुझे जी भर के पेन दो, बेटा कल मैं चली जाऊंगी। उसके बाद एक लड़का जिसकी उम्र तकरीबन 24 से 25 साल होती है, जिसका नाम दीपक होता है। वह बार बार कह रहा था कि कल अगर आप चली जाओगी तो फिर मेरा क्या होगा। मौसी, आखिरकार यह महिला या लड़का कौन था? और यह महिला इसे बेटा क्यों कह रही थी? और यह लड़का उसे मौसी क्यों कह रहा था? और अगर वास्तव में मौसी और बेटा है, तो फिर ये दोनों इस तरीके की बातें क्यों कर रहे थे? आखिरकार ये सब क्या चल रहा था? नमस्कार दोस्तों, हमारे देश और दुनिया में अजीबो-गरीब तरह की दास्तानें होती रहती है। आज मैं आपको एक ऐसी दास्तान सुनाने वाला हूं, जिस दास्तान को सुनकर आप लोग हैरान और परेशान रह जाओ। आप लोग सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि क्या इस संसार में इस तरीके के लोग भी हैं, जो रिश्तों को इतनी बुरी तरीके से तार-तार कर सकते हैं? क्या हवस में कोई व्यक्ति इतना अंधा हो सकता है? क्या कोई महिला अपने सारे रिश्तों को इस तरीके से नाबूद कर सकती है? यह कहानी घटना हमें सोचने पर मजबूर कर देगी। दोस्तों, आज की जो घटना निकल कर आई है, यह मध्य प्रदेश के भोपाल शहर की है। मध्य प्रदेश के भोपाल शहर के अंतर्गत एक छोटा सा झोपड़पट्टी का गांव हुआ करता था। उस गांव में एक व्यक्ति जिसका नाम हरप्रसाद होता है, वह अपने पूरे परिवार के साथ रहा करता था। हरप्रसाद के परिवार में तकरीबन 5 व्यक्ति थे। उसके 3 बेटे थे, जिसमें सबसे बड़ा बेटा अजय, दूसरा बेटा विनोद और सबसे छोटा बेटा दीपक। उसके 3 बेटे थे। उसकी पत्नी कंचन और हरप्रसाद, यह पूरा परिवार बड़ी खुशी-खुशी से अपने घर पर रहा करता था। दोस्तों, जब हरप्रसाद के तीनों बेटे धीरे-धीरे करके बड़े हो रहे थे, तो हरप्रसाद धीरे-धीरे करके अपने बच्चों की शादी भी करता जा रहा था। हरप्रसाद का जो सबसे बड़ा बेटा अजय था, जब उसकी शादी होती है, तो उसके जितने भी रिश्तेदार होते हैं, सबको बुलाया जाता है। उन रिश्तेदारों में उसकी पत्नी की 2 बहनें भी थीं, जिसमें एक का नाम सालू होता है और एक का नाम सुनीता होता है। दोस्तों, हरप्रसाद के घर में रिश्तेदारों का एकदम झुंड आ चुका था। हरप्रसाद के सबसे बड़े बेटे अजय का विवाह बड़े खुशी-खुशी से होता है और उसकी एक बेहद खूबसूरत दुल्हन भी आती है। दुल्हन आने के बाद रिश्तेदार जो होते हैं, धीरे-धीरे करके जाने लगते हैं। लेकिन जो उसकी एक साली थी, जिसका नाम सालू था, वो थोड़े ज़्यादा दिनों तक रुक जाती है, क्योंकि सालू के घर पर कोई अधिकांश काम नहीं हुआ करता था। सालू का जो पति था, वह बहुत सीधा-सादा था और वह घर के सारे काम करने में अपने आप को बिज़ी रखता था। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं था कि उसकी पत्नी कितने दिनों तक कहाँ रह रही है और क्यों रह रही है। वह अपनी पत्नी पर बिल्कुल पूरी तरह से आज़ादी दे रखा था। दोस्तों, वो प्रत्येक बात क्या है? जब अजय का विवाह हो जाता है, तो अजय के जो 2 भाई थे, यानी कि विनोद और दीपक, वह दोनों अब इस आस लगाए बैठे थे कि कब उनका विवाह हो, क्योंकि अजय अपनी पत्नी के साथ अधिकांश रहने लगा था, घूमने-फिरने लगा था और यह देख कर उनके दोनों भाई अंदर ही अंदर चले जा रहे थे। अब उनकी भी उम्र तकरीबन 21 से 22 साल की हो चुकी थी और अब उन पर इंतज़ार होना बहुत मुश्किल हो रहा था। दोस्तों, इधर होता क्या है? जो सालू होती है भाई, एक हट्टी-कट्टी नौजवान थी, बेहद ही खूबसूरत और गदराइल बदन की थी। इधर जो दीपक होता है, उसके कुछ बचपन से ही अमाल खराब थे। वह कई अधिकांश स्त्रियों में रुचि रखता था। इधर सारे घर के जितने भी रिश्तेदार थे, वह जा चुके थे। रात के समय उनके पूरे घर में सन्नाटा रहा करता था। अजय और उसकी पत्नी तो अपने कमरे में खूब अच्छे तरीके से सोया करते थे, लेकिन उनकी जो अजीब-ओ-गरीब तरह की आवाज़ उनके से जो निकला करती थी वह आवाज़ विनोद और दीपक को सोने नहीं देती थी। विनोद और दीपक हर समय यही सोचा करते थे कि कब उनका विवाह हो। लेकिन विवाह उनके हाथ में नहीं था, क्योंकि जब तक कोई लड़की वाला उन्हें देखने के लिए ना आए, उन्हें पसंद ना करे, तब तक विवाह कैसे हो सकता था दोस्तों? विनोद जो होता है, अब मन मारकर किसी तरीके से अपना समय गुजारने लगता है। लेकिन दीपक पर यह बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी। दीपक जो होता है, वह अपनी मौसी के पीछे से एकदम पागल हो चुका था। क्योंकि वह जान चुका था कि मौसी के जो मौसियाँ हैं, यानी कि उनके जो पति हैं, वो उनको संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। दीपक हर बार मौसी के घर जब उनको अपने घर पर बुलाने के लिए जाता था, तो वह देखता था कि उसकी मौसी और मसीहा के बीच में अधिकांश झगड़े होते रहते हैं। दीपक यह बात अच्छी तरीके से जानता था कि मौसी पूरी तरीके से खुश नहीं है। उसके शरीर की कुछ कमियां हैं, जिनको वो पूरा करना चाहती है। मौसी भी अधिकांश ऐसे मर्दों की तलाश में रहा करती थीं, जो उसके शर को संतुष्टि प्रदान कर सके, सुख दे सके दोस्तों। दीपक ने अब अपना पूरा टारगेट, पूरा फोकस अपनी मौसी सालू के ऊपर कर दिया था। अब रात के समय जब 11 से 12 बजे का समय होता है, तो अजय के कमरे से अजीबो-गरीब तरह की जब आवाज़ निकला करती, उस समय दीपक को नींद आना बहुत मुश्किल हो रहा था। दीपक जो होता है, अपनी मौसी के कमरे में जाता है। मौसी के कमरे में जाकर के मौसी से कहता है कि मौसी, आज मुझे नींद नहीं आ रही। क्या मैं आपके कमरे में सो जाऊँ दोस्तों? साल जो थी सोचती है कि ये मेरा बेटा है, मेरी बहन का बेटा है, तो मेरा बेटा है। वो कहती है कि ठीक है, सो जाओ। लेकिन सालू पूछने लगती है कि आखिरकार तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही है?
तुम हमारे कमरे में सोना चाहते हो तो बहुत अच्छी तरीके से सो जाओ। कोई बात नहीं। जब तुम छोटे थे तब भी मैं तुम्हें अपने साथ सुलाया करती थी। लेकिन तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही? क्या तुमने कोई नशा किया है? या फिर कोई तुम्हें चिंता है? दोस्तों, दीपक जो होता है, मैं अपनी मौसी सालू से कहता है कि मौसी, हमारे बड़े भाई अजय का तो विवाह हो चुका है और विवाह होने के बाद वो तो खुशी-खुशी अपना जीवन गुजार रहे हैं। लेकिन आखिरकार मैं क्या करूं? उनके कमरे से जो अजीबो-गरीब तरह की आवाजें निकलती हैं, वह मुझे सोने नहीं देती। मुझे अपने आप में ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी अब बिल्कुल बर्बादी के कगार पर है। मैं क्या करूं? मैंने हर तरह से प्रयास कर लिया, लेकिन नींद मुझसे कोसों दूर है दोस्तों। सालू अब समझ चुकी थी कि दीपक की परेशानी क्या है। सालू कहती है कि तुम चिंता मत करो, कुछ ही समय लगेगा, कुछ ही साल लगेंगे, तुम्हारा भी विवाह हो जाएगा। फिर तुम्हारे कमरे से भी अजीबो-गरीब तरह की आवाजें निकलेंगी। तुम थोड़ा सब्र रखो। लेकिन दीपक कहता है कि मैं सब्र कैसे रखूं? एक-एक दिन, एक-एक साल जैसा गुजर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर जल्द से जल्द मेरा विवाह नहीं हुआ तो मैं पागल हो जाऊंगा दोस्तों। सालू जो थी अब पूरी तरीके से समझ चुकी थी कि दीपक की परेशानी क्या है। सालू कहती है कि तुम चिंता मत करो, अभी तुम मेरे पास सो जाओ दोस्तों। जब दीपक और शालू एक ही कमरे में सोने लगते हैं तो दीपक और शालू के बीच में बातचीत होने लगती है। तब दीपक कहता है कि मौसी, क्या आपको मसीहा की याद नहीं आती? क्या आपको नहीं लगता कि आप भी अपने पति के साथ ऐसा करें क्या? आपको अजय भैया के कमरे से निकलती हुई चीखें परेशान नहीं करती हैं दोस्तों? सालू अब पूरी तरीके से हवस उसके अंदर जाग चुकी थी। सालू कहती है कि बेटे, मुझे भी वो आवाज सुनकर कुछ अजीबो-गरीब तरह की फीलिंग होती है। मेरा भी मन होता है कि मैं भी कुछ करूं। लेकिन तुम्हारे जो मसीहा हैं, जो मेरे पति हैं, उनके बस का कुछ नहीं है। मेरे जो पति है, वो काम वासना से अधिकांश दूरी बना करके रहते हैं। संतों का मंग करते हैं, कहते हैं कि यह सब पाप है। मैंने लाख बार उनको समझाया, लेकिन वो इस बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं है कि यह जीवन का एक मुख्य हिस्सा है। दीपक कहता है कि मौसी, फिर तो हमारी परेशानी एक जैसी हुई। आपके पास पति है, फिर भी आप सुख नहीं पा रही हो, और मेरे पास सुख का कोई साधन ही नहीं है दोस्तों। अब दीपक और उसकी मौसी सालूस के बीच में कुछ ऐसे वातावरण होने लगे थे जो शायद एक पति पत्नी के बीच में ही जायज हो। अब दोनों पूरी तरीके से गर्म हो चुके थे। दोनों के अंदर एक काम वासना जागृत हो चुकी थी। धीरे धीरे सालू जो होती है, वो कहती है कि दीपक, अगर तुम्हारी शादी हो जाएगी तो क्या तुम अपनी पत्नी को कितना खुश रखोगे? दीपक कहता है कि मैं अपनी पत्नी से एक मिनट के लिए भी दूर नहीं जाऊंगा। उसे संसार की सारी खुशी दूंगा। मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द मेरा विवाह हो जाए। दोस्तों, सालू जो होती है, वो कहती है कि अगर जब तक तुम्हारा विवाह नहीं होता तब तक तुम अपना समय कैसे गुजारोगे? दीपक कहता है कि काश कोई मिल जाती मुझे, जो मेरे विवाह तक मेरा साथ देती, जो मेरे सुख दुख में हमेशा साथ खड़ी होती। दोस्तों, सालू जो होती है वो पूरी तरीके से गर्म हो चुकी थी। सालू हल्ले हल्ले से अपना जो हाथ है दीपक के शरीर पर पहुंचा देती है। दीपक को छूने लगती है, टटोलने लगती है। दीपक के शरीर पर जैसे ही सालू का हाथ पहुंचता है तो दीपक एकदम से उसके रोम रोम खड़े हो जाते हैं। अब दीपक समझ चुका था कि मौसी सालू क्या चाहती है। दीपक तो पहले से ही इस फराक में था दोस्तों। अब दीपक जो होता है अपना हाथ उठाकर के सालू के बदन पर फेरने लगता है। धीरे धीरे दोनों के बीच में कुछ ऐसे वातावरण और कुछ ऐसे गलत रिश्ते बनने लगते हैं जो शायद जायज नहीं थे। अब दीपक और सालू के बीच में काफी बातचीत होती है। बातचीत होने के बाद धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के सारे कपड़े निकाल देते हैं। दोनों के जब कपड़े निकाल दिए जाते हैं तो दोनों एक दूसरे के शरीर को कसकर पकड़ लेते हैं। उनके बीच कुछ इस तरीके से गलत रिश्ते बनते हैं कि उनकी चीखें सारे घर में गूंज रही थीं। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार ये चीखें किसकी निकल रही है। अब तो लोग भ्रमित थे और मन मारकर सो रहे थे। इधर दीपक जो था अपनी मौसी को पूरा सुख दे रहा था। मौसी भी उसका साथ दे रही थी और उससे कह रही थी कि आज मुझे जी भर के पेल दो, कल मैं चली जाऊंगी दोस्तों। मौसी के जब यह शब्द दीपक ने सुने तो दीपक कहने लगा कि मौसी कह रही हो? सालू कहती कि हाँ, कल मेरा पति मुझे घर बुलाने के लिए आ रहा है। कल मैं चली जा, आज जितना हो सके मुझे सुख दो, आज जी भर के पेल दो दोस्तों। दीपक जो होता है यह बात सुनकर बहुत दुखी हो जाता है। कहता है कि मौसी, आज जीवन में पहली बार तो मुझे सुख मिला। आज मैंने सोचा था कि अब मेरा जीवन खुशियों से भर जाएगा, लेकिन आज आपने मुझे यह बात कहकर फिर से दुखी कर दिया। सालू कहती है कि मैं मजबूर हूं, मैं क्या करूं? कल मेरा पति आने वाला है। अगर वो ना आता तो मैं जब तक यहां पर रहती तुम्हारा साथ देती, लेकिन कल मेरा पति आने वाला है तो मैं मजबूर हूं। लेकिन आज की रात तुम जी भर के मेरे साथ जो करना चाहो वो कर सकते हो। कल मेरा जाना तय है दोस्तों। उस रात दीपक और शालू पूरी रात सोते नहीं हैं। दोनों के बीच में पूरी रात गलत रिश्ते बनते रहते हैं। उस दिन रिश्तों की धज्जियां उड़ गई थीं, लेकिन दीपक और शालू उस दिन बेहद खुश थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने स्वर्ग की प्राप्ति कर ली हो। शालू कहते हैं कि काश मुझे ऐसा मर्द मिल पाता तो मेरा जीवन धन्य हो जाता, मेरी जवानी धन्य हो जाती। दीपक कहता है कि मौसी, अगर आज आप मेरी मौस ना होती तो मैं आज ही मंदिर में जाकर आपके साथ विवाह कर लेता, लेकिन दोनों मजबूर थे। इधर दीपक जी होता है, वह कहता है कि मौसी, आप समय समय पर आते रहना। इधर दीपक की जो मौसी सालू होती है, वह कहती है कि जब तुम्हारे बड़े भाई विनोद का विवाह होगा
तब मैं ज़रूर आऊँगी और तकरीबन 1 महीने तक रोकूँगी। तब फिर से मैं तुम्हारे साथ यह सारा सुख पा पाऊँगी। मैं भी तुम्हें कभी भी भूल नहीं पाऊँगी। तुमने जो मुझे सुख दिया है, वो मुझे मेरे पति ने कभी नहीं दिया। यह रात मुझे जीवन भर नहीं भूलेगी। दोस्तों, उस दिन दोनों एक-दूसरे के सीने से लग जाते हैं और दोनों एक-दूसरे का दूर होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ऐसा लग रहा था कि दोनों शरीर अब एक हो चुके हैं और दोनों एक-दूसरे को गले लगा-लगा कर के आँसुओं की बारिश कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कोई हज़ारों साल से बिछड़े हुए प्रेमी आज पहली बार मिले हो। दोस्तों, अब जैसे ही सुबह के 4 बजने वाले होते हैं, तो दीपक उठ कर के अपने कमरे में चला जाता है और शालू मन मारकर अपने कमरे में सो जाती है। दोनों सोने की खूब कोशिश कर रहे थे, लेकिन दोनों अब उन अनुभवों को, उन पलों को भूल नहीं पा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि दोनों अब एक-दूसरे के बिना रह नहीं पाएँगे। किसी तरीके से सवेरा होता है। सवेरा होता है, तो दोनों एक-दूसरे के आस-पास ही घूम रहे थे। दोनों ऐसा मौका ढूँढ रहे थे कि एक-दूसरे से थोड़ी बात कर सके, एक-दूसरे को गले लगा सके। दोनों लैला मजनू की तरह हो चुके थे। लेकिन दोस्तों, नीति क्या खेल खेल रही थी, यह कोई नहीं जानता था। तो अब तकरीबन दिन के 12 बज चुके थे और 12 से 1 बजे का जब समय हुआ, इतने समय में दीपक और उसकी मौसी सालू कई बार एक-दूसरे से मिल चुके थे। कई बार एक-दूसरे को गले लगा चुके थे। हर बार गले लगाते और हर बार उनकी आँखों से आँसू निकल रहे। अब तो मानो ऐसा लग रहा था कि दोनों एक-दूसरे के बगैर मर जाएँगे। जैसे ही 12 से 1 बजे का समय होता है, तो सालू का पति वहाँ पर आ जाता है। सालू से कहता कि जल्दी तैयार हो, हमें घर चलना है। घर पर बहुत एक काम पड़ा है दोस्तों। सालू अपने पति से कहती है कि ऐसा करो, आप 4 से 5 दिन के लिए चले जाओ। मैं 4 से 5 दिन बाद आ जाऊँगी। दीपक कहता है कि हाँ मसीहा, मैं 4 से 5 दिन बाद मौसी को स्वयं छोड़ कर आऊँगा। आप चले जाओ। लेकिन उस दिन जो सालू का पति था एकदम ज़िद पर अड़ जाता है। कहता है कि नहीं बेटे, बहुत ज़्यादा काम पड़ा है, वरना मैं 4-5 दिन क्या 1 हफ्ते के लिए छोड़ देता। अब ना चाहते हुए भी सालू वहाँ से अपने घर के लिए रवाना होने लगती है। परिवार के सब लोग थोड़ा-थोड़ा दुखी थे कि सालू काफ़ी दिनों तक उनके साथ रही। अब उनसे दूर जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा दुःख दीपक को था। दीपक को तो ऐसे लग रहा था जैसे उसका संसार उजड़ रहा है। इधर सालू की भी आंखें बार-बार नम हो रही थीं। दीपक और सालू एक-दूसरे को लगातार देखे जा रहे थे। उनके आंसू निकल रहे। यह बात कोई नहीं जानता था कि आखिरकार दीपक और शालू की आंखों से आंसू क्यों निकल रहे। परिवार के लोग तो यही सोच रहे थे कि दोनों को एक-दूसरे का बुरा लग रहा है और सबको बुरा लग रहा था। कुछ समय ही ऐसा था, लेकिन इस बात का किसी को पता नहीं था कि यह दोनों अब एक-दूसरे के प्यार में पागल हो चुके हैं। दोस्तों, जब सालू यहाँ से अपने घर के लिए चली जाती है और रात में अपने पति के साथ एक बिस्तर पर होती है, तो उसका पति उसे वो सुख कभी नहीं दे सकता जो दीपक ने दिया था। सालू थी तो अपने पति की बाहों में, लेकिन याद उसे दीपक की आ रही थी। इधर दीपक अपने कमरे में पड़ा-पड़ा अपनी मौसी सालू की याद कर रहा था। उसे यही लग रहा था कि काश इसी वक्त वो अगर कोई होता तो उड़ करके अपनी मौसी के घर पहुंच जाता और उसके साथ उसके बिस्तर पर होता। दोस्तों, अब ये दोनों हीरो राजा की तरह हो चुके थे। सालू उस रात पूरी रात नहीं सोई। अपने पति के साथ वो रही, लेकिन हर वक्त उसके दिमाग में दीपक का ही ख्याल था। अब जैसे ही सवेरा होता है तो सालू जो होती है अपने पति के मोबाइल से दीपक को कॉल करती है। कहते हैं कि क्या हुआ? मेरी ज़्यादा याद तो नहीं आई? दीपक कहता है कि मौसी, एक पल के लिए भी मैं सोया नहीं। एक पल के लिए भी मुझे नींद नहीं आई। आपके बगैर तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जी हूं ना। मुझे ऐसा लगता है कि मैं आत्महत्या कर लूं। सालू कहती है कि मेरा भी हाल कुछ ऐसा है। पूरी रात मैं तुम्हारे ख्यालों में खोई रही। अब मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती दोस्तों। लेकिन रिश्तों की कुछ दीवारें उनके बीच में थीं, जिस वजह से वे दूसरे के पास तो नहीं आ सकते थे, लेकिन लगातार एक दूसरे से बातें-चीतें किए जा रहे थे। धीरे-धीरे वो रोज़ ऐसी ही बातें करने लगती और धीरे-धीरे समय गुजरने लगता है। अब तो तकरीबन हफ्ते में 2 से 4 बार सालू और दीपक के बीच में बातें होती रहती थीं। लेकिन आखिरकार बातों से क्या हो सकता था? वह दोनों तो एक-दूसरे से मिलना चाहते थे, एक-दूसरे से बातें करना चाहते थे, सामने एक-दूसरे को देखना चाहते थे और ऐसा पल उनके सामने आ नहीं रहा था। जब तकरीबन 6 से 7 महीने गुजर जाते हैं, तो दीपक का जो बड़ा भाई विनोद होता है, उसके देखने वाले उसके घर पर आते हैं। जब विनोद के देखने वाले उसके घर पर आते हैं, तो उसे पसंद कर लेते हैं और 2 से 3 महीने बाद उसका विवाह तय हो जाता है। 2 से 3 महीने बाद जब विनोद का विवाह होता है, तो फिर से सारे रिश्तेदार घर पर आते हैं। अब दीपक के पास यह सबसे अच्छा मौका था, अपनी मौसी सालू से हम विस्तार होने का, उससे मिलने का दोस्तों। सालू भी विनोद के विवाह में उसके घर पर आती है। शालू जब उसके घर पर आती है, तो वह सिर्फ दीपक से मिलने के लिए आई। इधर शालू का पति भी उसके साथ था दोस्तों। होता क्या है, जब रात के तकरीबन 9 से 10 बजते हैं, तो दीपक और सालू, ये दोनों तो एक दूसरे से मिलने की बिल्कुल ख्वाहिश लिए बैठे थे। 10 से 11 बजे दीपक जो होता है, अपनी मौसी सालू के कमरे में पहुंच जाता है। पहुंच करके सबसे पहले अपनी मौसी को गले लगा लेता है। दोनों एक दूसरे के गले लगकर खूब रोते हैं। सालू जो होती है, वो कहती है कि तुमसे बिछड़कर एक-एक पल 1 साल सा लगा। ऐसे लग रहा था कि जीना मुश्किल हो जाएगा। पर तो अच्छा हुआ कि विनोद का विवाह आ गया और मैं तुमसे मिल सकी दोस्तों। दीपक कहता है कि मौसी, अब तुम्हारी जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। अब मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं पाऊंगा।
अब दोनों का हाल कुछ ऐसा हो गया था कि दोनों एक दूसरे के बगैर शायद जीना संभव नहीं था। अब उस दिन दीपक और शालू के बीच में कुछ ज्यादा तो नहीं हो पाता है, क्योंकि घर में काफी रिश्तेदार थे और शालू का पति भी वहीं पर मौजूद था। बस दोनों एक दूसरे से कुछ बातचीत कर पाते हैं। उसके बाद दीपक ना चाहते हुए भी अपने कमरे में जाकर लेट जाता है। अब दोस्तों, वो समय भी आता है जब विनोद की बारात उसकी पत्नी के घर के लिए जाती है। जब बारात घर से निकल जाती है तो जो दीपक होता है वो बारात में कुछ दूर तक तो जाता है, लेकिन वहां से चुपके से घर पर आ जाता है। घर पर जब आता है तो अपनी बीमारों को लांग कर और मौसी के कमरे पर पहुंचता है। जब अपनी मौसी सालू के कमरे में पहुंचता है तो उसकी मौसी चौंक जाती है कि तुम तो बारात के लिए गए थे, यहाँ कैसे? दीपक कहता है कि मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। अब मैं बारात नहीं जाना चाहता। अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। दोस्तों, सालू एकदम से खुश हो जाती है। अब दीपक और सालू एक दूसरे से बातें करते हैं, गले लगते हैं और बहुत ज्यादा रोते हैं। रोते रोते दोनों एक दूसरे के कपड़े निकाल देते हैं, और कपड़े निकलने के बाद दोनों के बीच में जोरदार गलत रिश्ते बनते। उनकी चीखें चारों तरफ गूंज रही थीं। उनकी चीख की आवाजें कुछ इस तरीके से गूंज रही थीं जैसे बादल की गड़गड़ाहट होती है। सालू कहती है कि काश तुम मेरे पति होते तो मेरा जीवन धन्य हो जाता। मैं दुनिया की सारी दौलत ठुकरा देती अगर तुम मुझे मिल पाते। दीपक कहता है कि मौसी, हाल तो कुछ मेरा भी ऐसा है। अगर अब तुम मुझे छोड़कर गई तो मैं जहर पीकर अपनी जान दे दूंगा। दोस्तों, सालू और दीपक के बीच में कुछ इस तरीके से दोनों के बीच में प्यार जागृत हो चुका था। दोनों अब एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। उस रात दोनों के बीच में घंटों तक प्यार का संगम चला। अब दीपक जो होता है वो कहता है कि मौसी, अब हम दोनों एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते, इसीलिए भला इसी में कि हम दोनों घर से भाग चलते हैं। सालू कहती है कि ऐसा क्यों कह रहे हो? ऐसा करेंगे तो बाकी के लोग क्या कहेंगे? परिवार की इज्जत का क्या होगा? दोस्तों, इधर जो सालू थी उसके अभी तक कोई भी बच्चा नहीं हुआ था, क्योंकि उसका जो पति था वो उसे बच्चा दे ही नहीं पाया था। तब दीपक कहता है कि मौसी, तुम्हारे बच्चा भी नहीं है। जिसकी तुम्हें चिंता हो रहा तुम्हारा जो पति वो आधा तो संत है, आधा पति है। तुम्हें कभी जीवन में एक दिन का भी सुख उसने नहीं दिया है। क्यों तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो? दीपक और सालू दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्रेम करने लगे थे। तब सालू जो होती है वो कहती है कि ठीक, अगर ऐसी बात है तो जो होगा सो देखा जाएगा। समाज की चिंता समाज शेष्टि मैं जाने, हम दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कसम खाते हैं। उस रात दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कसमें खा लेते हैं। रात के समय तकरीबन 1 से 1:30 बजे दोनों घर की दीवार को लाकर घर से दूर निकल जाते हैं। इधर जब सवेरा होता है तो जो सालू की बहन होती है कंचन, वो देखती है तो उसकी बहन उसे कहीं नजर नहीं आती। जब उसकी बहन किसी को नजर नहीं आती तो उस वक्त शादी का माहौल था। अगर यह बात लोगों को पता चलती तो खामोखा परिवार की बहुत ज्यादा बदनामी होती। इसलिए कंचन उस वक्त इस बात को दबा लेती है। विनोद की बारात घर पर लौट आती है और विनोद की सुहागरात भी मनाई जाती है। घर के सारे रिश्तेदार धीरे धीरे जाने लगते हैं, लेकिन अभी यह बात सिर्फ कंचन को पता थी कि उसकी बहन सालू गायब हो चुकी है। कंचन अपने पति हरप्रसाद से कहती है कि मेरी बहन सालू दिखाई नहीं दे रही, पता नहीं वह कहाँ चली गई। तब हरप्रसाद जो होता है वो कहता है कि पूरी बारात में सबसे छोटा बेटा दीपक भी कहीं नजर नहीं आया। आखिरकार यह कहाँ गया? जब दोनों की छानबीन की जाती है तो दोनों का कोई भी पता नहीं लगता। कंचन को यह बात समझते हुए देर नहीं लगती कि आखिरकार शालू किसके साथ भागी है, क्योंकि कंचन ने पहले भी इस बात को नोटिस किया था कि दीपक और शालू के बीच में काफी नजदीकियां बढ़ चुकी है। कहीं ना कहीं कंचन को अपनी बहन शालू पर शक था, लेकिन वो चुप थी। तो सिर्फ इस बात को लेकर कि सालू उसकी बहन है और दीपक उसका बेटा है। अगर वह दोनों से कहेगी तो क्या कहेगी? दोस्तों, अब कंचन और शालू को बहुत ज्यादा आसपास तलाश किया जाता है, लेकिन उनका कोई पता नहीं चलता। धीरे धीरे यह बात आग की तरह चारों तरफ फैलने लगती है। सालू के पति को भी यह बात पता चल जाती है, लेकिन वो कर भी क्या सकता था? वो जानता था कि वह शालू को कभी भी खुश नहीं कर पाता था। शालू और दीपक जो होते हैं वो दिल्ली जाकर के रहने लगते हैं। दीपक वहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करने लगता है और शालू एक किराए के मकान रहने लगती है। दोनों के बीच में इतना ज्यादा प्रेम था, इतना ज्यादा प्रेम था कि दोनों बहुत अच्छी तरीके से अपना जीवन गुजारते हैं। तकरीबन 1.5 से 2 साल बाद ही दीपक और शालू के बीच एक बच्चा पैदा होता है। बच्चे के आने की खुशी उन दोनों के जीवन में एकदम खुशियां भर देती है। अब दीपक और सालू एक दूसरे से और अधिक ज्यादा प्रेम करने लगे थे। दीपक बहुत ज्यादा मेहनत कर करके काम करता है और धीरे धीरे वो सुपरवाइजर बन जाता है। अब दीपक दिल्ली में अपना एक घर भी बना लेता है और दीपक और उसकी मौसी सालू, जो कि अब उसकी पत्नी बन चुकी थी, दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगे थे। दोस्तों, आखिरकार दीपक और सालू ने जो किया, क्या यह सही था? क्या रिश्तों के साथ ऐसा करना चाहिए? आखिरकार इन दोनों के लिए आप लोग क्या कहना चाहते हो? कमेंट में जरूर बताएं। मैं फिर से एक और अजीबोगरीब दास्तान लेकर आपके सामने हाजिर होता हूं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।